नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ एक बार फिर लोगों के सामने आए। इस्तीफा देने के बाद पहली बार आए थे जब उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था सीपी राधाकृष्णन का। वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा बोले नहीं, लेकिन अभी जो उनकी पब्लिक अपीयरेंस है वो भोपाल में हुई। तो पब्लिक अपीयरेंस हो ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई अनहोनी बात भी नहीं है। उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के। अगर वो किसी सार्वजनिक समारोह में जाते हैं तो इसमें कोई जो है मुझे नहीं लगता कि किसी को एतराज़ होगा या होना चाहिए। इसलिए मैं इस बात पर आज चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ कि जगदीप धनखड़ क्यों समारोह में किसी गए। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन एक तरह से केंद्र सरकार की तारीफ करने की कोशिश की। और साथ साथ अगर आप ध्यान से उनकी बात आपने सुनी हो तो उन्होंने एक तरह की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अभी गला खुला नहीं है। तो मतलब वो एक तरह से चेतावनी है कि मेरा गला खुलेगा तो और ज़्यादा बोलूँगा। क्या बोलूँगा पता नहीं। उनके पास वैसे बोलने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और सत्यपाल मलिक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनका जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। उनको भाजपा ने पद दे दिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया भाजपा के साथ, देश के साथ, देश की फौज के साथ, ये सब आपके सामने है। अब चूंकि वो दुनिया में नहीं है इसलिए उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जगदीप धनखड़ की तो बात होनी ही चाहिए। 21 जुलाई को इस्तीफ़ा दिया, उसके बारे में मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से वो पार्टी के यानी भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को और सरकार को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियोस में बताए थे। तो अब उस बात को फिर दोहराऊंगा नहीं। बात जो है उनके कार्यक्रम की है। ये कार्यक्रम शायद शुक्रवार या शनिवार को भोपाल में हुआ। और कार्यक्रम क्या था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी मनमोहन वैद्य की पुस्तक के विमोचन का समारोह था। उसमें वो मुख्य वक्ता के रूप में बुलाए गए थे। अब इसी से मुझे लगता है कि दरअसल संघ की सोच क्या है, संघ के पदाधिकारियों की सोच क्या है। अब आप कहेंगे कि अगर किसी पूर्व उपराष्ट्रपति को कार्यक्रम में बुला लिया तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप किस तरह के लोगों का चयन करते हैं। एक सज्जन और थे, उनकी याद दिला दूं, जो अचानक जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े दुलरुआ हो गए थे, और उनका नाम था यशवंत सिन्हा। अभी भी हैं, अब सक्रिय नहीं रह गए हैं। बीच में उन्होंने एक व्यंग किया था बिहार के चुनाव पर, मुझे भी उस समय समझ में नहीं आया था जब उन्होंने ट्वीट किया कि सारे एग्जिट पोल गलत है, एनडीए को बिहार में 200 सीटें मिलने जा रही हैं। ये उनका व्यंग्य था, उनका असेसमेंट नहीं था। तो वो लगातार जब से भाजपा से अलग हुए हैं लगातार मुंह के बल गिर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश जारी है कि हमला कर सको, नुकसान पहुंचा सको तो पहुंचाओ, नेतृत्व को नुकसान पहुंचा सको तो पहुंचाओ, पार्टी को पहुंचा सको तो पहुंचाओ। अब सवाल यह है कि इनकी बात क्यों कर रहा हूं अभी मैं? इसलिए कि आपको याद होगा 1998 में 1998 में जब अटल जी की वो 13 दिन की 96 की सरकार को छोड़ दीजिए, 98 में मेरा मानना है कि पहली सरकार बनी, तब सवाल आया वित्त मंत्री बनाने का। वित्त मंत्री के रूप में अटल जी की पसंद थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह और अटल जी की बड़ी दोस्ती थी, दोनों करीबी थे, और जसवंत सिंह की क्षमता को लेकर उनको भरोसा था। लेकिन संघ ने वीटो लगा दिया। अब आप देखिए, एक तो वीटो दो तरह का होता है। एक वीटो ये कि इनको नहीं बनाना है, वो बात समझ में आ सकती है कि वो संघ के पास बहुत से कारण हो सकते हैं। जो उस समय समझ में आया, सबसे बड़ा कारण ये था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना था कि जसवंत सिंह प्रो मार्केट हैं, यानी वो खुली अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, और स्वदेशी के विरोधी नहीं है तो समर्थक तो नहीं है। तो सवाल हुआ कि फिर किसको? अब केवल एक वीटो नहीं लगाया संघ ने, 2 वीटो लगाए। एक, जसवंत सिंह नहीं होंगे वित्त मंत्री, और दूसरा वीटो लगाया कि यशवंत सिन्हा होंगे वित्त मंत्री। क्यों किया संघ ने? यशवंत सिन्हा का संघ से कोई नाता नहीं।
6 दिसंबर की घटना के बाद अयोध्या में जो विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद वो राज्यसभा के सदस्य थे, चंद्रशेखर जी की पार्टी से थे। राज्यसभा में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के नेतृत्व, सबको जितना कुछ बुरा कह सकते थे सब कुछ कहा। लेकिन 2 लोग उनसे बहुत प्रभावित हो गए। एक तो संघ के लोग, क्योंकि उन्होंने उसके बाद उनको लग गया कि अब चंद्रशेखर जी की पार्टी में कोई भविष्य नहीं है उनका राजनीतिक, और दूसरी कोई पार्टी लेने को तैयार नहीं, तो उनको लगा कि भविष्य भाजपा में है। और उनको ये भी समझ में आया, बहुत समझदार आदमी है, कि भाजपा में रास्ता असली जो है, अगर आप स्थायी बनाना चाहते हैं तो संघ के जरिए जाना पड़ेगा। उस समय स्वदेशी जागरण मंच का आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी का, वो स्वदेशी जागरण मंच के साथ हो गए। उनकी रैलियों में, सभाओं में, उनके कार्यक्रमों में देश भर में घूमने लगे। तो अचानक एक बाहरी आदमी संघ का अपना हो गया। तो स्वदेशी के संघ की ओर से सबसे बड़े प्रवक्ता यशवंत सिन्हा हो गए, और संघ की नज़र में यशवंत सिन्हा का कद बहुत ऊंचा हो गया। तो इसलिए वीटो लगाया, अटल जी की नहीं चलने दी। प्रधानमंत्री थे, ये प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का होता है, राज्य में मुख्यमंत्री का होता है कि किसको मंत्री बनाएं और कौन सा विभाग दें। तो बात केवल मंत्री बनाने की नहीं थी, विभाग की भी थी, कि इनको मंत्री भी बनाना है और यही विभाग देना है। तो यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री बन गए अटल जी की सरकार में। अब उनसे प्रभावित जो है लाल कृष्ण आडवाणी, जो पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में से थे, 2 सर्वोच्च नेता आडवाणी जी और अटल जी। नंबर 2 पर आडवाणी जी थे, वो भी बहुत प्रभावित हो गए। तो उन्होंने उससे पहले क्या किया, ये सरकार में आने से पहले जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली यशवंत सिन्हा ने, तो आडवाणी जी ने बिहार में उनको भाजपा का प्रतिपक्ष का नेता बिहार विधानसभा में बना दिया। तब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। यशवंत सिन्हा झारखंड से आते हैं, लेकिन विभाजन नहीं हुआ था तो एक ही हिस्सा था। भाजपा के सारे राज्य के नेताओं के दावे को दरकिनार करते हुए बाहर से आए यशवंत सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। ये बात अलग है, कुछ समय बाद बिहार का विभाजन हो गया, और चूंकि झारखंड से थे यशवंत सिन्हा, तो इसलिए बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रह नहीं सकते थे। तो उनको पार्टी में प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, उपाध्यक्ष, मतलब कौन सा पद है पार्टी में अध्यक्ष के अलावा और सरकार में प्रधानमंत्री के अलावा, जो भाजपा ने नहीं दिया। लेकिन ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए आए थे। उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। 2004 में लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा हजारीबाग से चुनाव हार गए लोकसभा का। उसके बाद वो आए दिल्ली आए तो मिलने गए आडवाणी जी से। अब ऐसे जो नेता होते हैं उनके मन में एक ही बात होती है चुनाव हारने के बाद, कि पार्टी हमको राज्यसभा भेज दे। उनको बाकी नियम से, कौन लोग पहले उनसे बड़े दावेदार हैं, इन सब बातों से मतलब नहीं होता। उनको लगता है कि हमसे बड़ा और हमसे मजबूत दावेदार तो कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन आडवाणी जी ने उनसे जो पूछा कि रांची में रहने की व्यवस्था है, आवास है, तो उन्होंने कहा हाँ, रांची में जो है घर है अपना। ये बात यशवंत सिन्हा को इतनी बुरी लगी कि आज तक आडवाणी जी के विरोधी हो गए। उनको लगा था कि जब मैं कहूँगा कि दिल्ली में कोई आवास नहीं है, रांची में है, तब वो कहेंगे कि घबराओ मत, जल्दी ही जो है दिल्ली में व्यवस्था हो जाएगी, राज्यसभा में भेज देंगे अगला जब भी द्विवार्षिक चुनाव होगा। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो यशवंत सिन्हा समझ गए कि उनको राज्यसभा नहीं मिलने जा रही है। बीजेपी में मोटे तौर पर एक नियम था कि अगर आप लोकसभा का चुनाव हार गए हैं तो आपको 2 साल बाद ही भेजा जाएगा राज्यसभा में। एक आध अपवाद होंगे इसके, लेकिन ज़्यादातर नियम यही था, लोकसभा चुनाव हारने के बाद आपको राज्यसभा में जाने के लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है उससे पास होना पड़ेगा। तो यशवंत सिन्हा को लगा कि हमारी कीमत नहीं समझ रहे हैं, हमारी हैसियत नहीं, हमारी क्षमता नहीं समझ रहे हैं। तो हमेशा वो आडवाणी जी से नाराज़ रहे। हालांकि आडवाणी जी ने उनको बचाने का भी काम किया। एक समय सरकार में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वित्त मंत्री के पद से यशवंत सिन्हा को हटाने का फैसला कर लिया था। उसकी खबर छप गई दैनिक जागरण में मुख्य खबर के रूप में, लेकिन उसके बाद आडवाणी जी ने इंटरवीन किया और उनका पद जो है बचा लिया।
उन आडवाणी जी से 2004 का चुनाव हारने के बाद राज्यसभा भेजने की बात नहीं कही तो नाराज हो गए यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा का संघ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, संघ की आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। उनका राज्यसभा का भाषण जो है वो अगर आप सुन लीजिए, शायद संसद का जो सत्र था उसमें 6 दिसंबर को ही वो बोले थे, मतलब 92 को नहीं, बाद की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो कुछ बोला वो संघ का सबसे बड़ा विरोधी भी शायद बोलने में संकोच करे, लेकिन उनको संघ ने गले लगा लिया, भाजपा ने भी गले लगा लिया। भाजपा ने 6 साल अटल जी की सरकार रही, 11.5 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस समय 2024 से गठबंधन की सरकार है। उससे पहले भी अकेले भले बहुमत मिला हो भाजपा को, लेकिन गठबंधन के साथियों को सरकार में जगह दी। भाजपा ने 1998 में भी, जब उसके पास सिर्फ 182 सीटें थीं, तब भी अपने सहयोगी दलों में से किसी को, एक अपवाद को छोड़कर, किसी को सीसीएस का मेंबर नहीं बनने दिया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। केवल जॉर्ज फर्नांडिस अपवाद के रूप में थे, वो चूँकि एनडीए के कन्वीनर भी थे और अटल जी और आडवाणी जी के करीबी भी थे, विश्वस्त थे उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, इस नाते वो सीसीएस के भी मेंबर थे। और तमाम दबाव के बावजूद गठबंधन दलों के सीसीएस में किसी को नहीं लिया। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2024 में गठबंधन की सरकार 2024 से चला रहे हैं, इसमें भी सीसीएस का मेंबर किसी गठबंधन के साथी को नहीं बनाया। अटल जी के समय लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो दे दिया गया था गठबंधन के साथियों को, पहले जीएमसी बालयोगी जो टीडीपी के थे, उसके बाद मनोहर जोशी जो शिवसेना के थे। लेकिन इस बार भी 2024 में पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी सहयोगी दल को नहीं दिया। लेकिन मैं बात जगदीप धनखड़ की कर रहा था। जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल बने और उसके बाद खासतौर से उपराष्ट्रपति बने, तो भाजपा में और उसके समर्थकों में और जो भाजपा को फॉलो करते हैं, जानते हैं, ये चर्चा थी कि आए कहाँ से। कोई किसी मंत्री का नाम लेता था, कोई किसी नेता का नाम लेता था। बाद में लोगों को धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि वो संघ के रास्ते से आए थे। संघ के लोगों से मिलना, उनकी तारीफ करना, प्रशंसा करना, भाजपा के शीर्ष नेताओं की बुराई करना, ये काम वो लंबे समय से कर रहे थे। और संघ के लोगों को, कुछ लोगों को ये बात पसंद आती है, सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन आप बंद कमरे में अगर भाजपा के कुछ नेताओं की आलोचना करें तो उनको लगता है कि ये सही बात बोल रहे हैं, ये सरकार को, पार्टी को चेता रहे हैं, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गलत अर्थ में नहीं लेते हो। तो जगदीप धनखड़ संघ के जरिए आए थे, ये अब स्पष्ट हो गया, पहले भी स्पष्ट हो गया था, उस पर मुहर लग गई एक तरह से। जगदीप धनखड़ जब पहुंचे हैं भोपाल, एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, तो भाजपा का कोई नेता उनको रिसीव करने नहीं आया। पार्टी ने उनसे दूरी बनाई हुई है और संघ का एक वरिष्ठ पदाधिकारी अपने कार्यक्रम में उनको मुख्य वक्ता के रूप में बुलाता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि धनखड़ के और संघ के क्या संबंध है। धनखड़ का भाजपा की आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। आज वो बोल रहे हैं, इस किताब के जरिए मनमोहन वैद्य ने इस मिथक को तोड़ा है कि संघ जो है वो एक्सट्रीम राइट विंगर है, गांधी की हत्या में उसका कोई हाथ था, या वो मुस्लिम विरोधी है। तो अब आप समझिए कि संघ को अगर वैलिडेशन लेना पड़े जगदीप धनखड़ से, तो उससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। वो संगठन जिसने 100 साल तक इस देश की सेवा की, समाज की सेवा की, और एक उदाहरण प्रस्तुत किया पूरी दुनिया के सामने कि कोई गैर सरकारी संगठन जो समाज सेवा में लगा हो, उसको कैसे चलाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे उसको मजबूत बनाए रखा जाता है, इसका उदाहरण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन वहाँ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। जगदीप धनखड़ में ऐसी क्या वैचारिक समानता दिखी संघ को, ये मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आता। जिन लोगों को आता होगा, हो सकता है इसीलिए उनको बुलाते हों। जगदीप धनखड़ का पूरा जो है पॉलिटिकल करियर देख लीजिए, या वकालत करते हुए उनको देख लीजिए। कांग्रेस में भी रहे हैं और कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में मंत्री भी रहे हैं।
भाजपा से भी उनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। जब वीपी सिंह की सरकार में राज्य मंत्री बने थे, वो देवीलाल के कोटे से बने थे, भाजपा के कोटे से नहीं बने थे, या भाजपा की सिफारिश पर नहीं बने थे, क्योंकि भाजपा उस सरकार में शामिल नहीं थी, भले ही समर्थन कर रही थी सरकार का। तो ऐसे व्यक्ति को अचानक संघ अपना मान ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे दुश्मनी रखनी चाहिए थे, विरोध करना चाहिए था, लेकिन आप ऐसा अपना मान लें कि अपने को ठुकरा कर उसको अपनाने लगे। अगर धनखड़ ने जो कुछ किया उपराष्ट्रपति रहते हुए, जिस कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो सब जितना हमको आपको पता है उससे बहुत ज़्यादा संघ के पदाधिकारियों को पता होगा। उसके बावजूद अगर उनको इस तरह से बुलाया जा रहा है, तो एक तरह से ये संदेश भी है कि भाजपा के विरोधियों का संघ के पदाधिकारियों के कार्यक्रमों में स्वागत है। आखिर ये भी तो देखना चाहिए था संघ के पदाधिकारियों को, या जिन लोगों ने, आयोजनकर्ताओं को, जिन्होंने बुलाया था, कि भाजपा ने 21 जुलाई 2025 जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। कोई भाजपा नेता उनसे मिलने नहीं जाता। कोई भाजपा नेता अपने राज्य में, चाहे वो राजस्थान ही हो जो उनका गृह प्रदेश है, वहाँ नहीं बुलाता किसी कार्यक्रम में। तो ये जगदीप धनखड़ से अचानक ये प्रेम, आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? इस तरह के कदमों से सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा होता है। जो आपका इरादा नहीं होता, संदेश हो जाता है कि आपको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का विरोध करने वाले, आलोचना करने वाले पसंद हैं। इस संदेश को देकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? संघ को अपनी इस रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए कि जो आपका वैचारिक साथी नहीं है, जो आपका वैचारिक सहयात्री नहीं है, उसको साथ लेने में कोई बुराई नहीं है, अपना दायरा बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, कोई जुड़ना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको अपने घर के लोगों से ज़्यादा महत्व देने लगे आप। समस्या यहाँ आती है, ये संकट का संदेश देती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।